हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 ट्राइबल्स, डिकूज एंड अ विजन ऑफ द गोल्डन एज, ग्रेड 8 हिस्ट्री बुक से। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज डैश। आंसर क्या है? वाइल्ड एंड सैवेज। दूसरा है द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन झूम कल्टीवेशन इज नोन एज। जो मेथड है, तरीका है बीज बोने का झूम कल्टीवेशन में, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट। द ट्राइबल चीफ गॉट डैश टाइटल्स इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स। जो ट्राइबल चीफ थे उनको लैंड टाइटल्स मिले थे सेंट्रल इंडिया में ब्रिटिश सेटलमेंट के अंडर। ट्राइबल वेंट टू वर्क इन द डैश ऑफ असम एंड डैश इन बिहार। जो ट्राइबल्स थे वो काम करने कहाँ गए? टी प्लांटेशंस ऑफ असम एंड कोल माइंस इन बिहार। दूसरा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। झूम कल्टीवेटर्स प्लॉ द लैंड एंड सो सीड्स। जो झूम कल्टीवेटर्स होते हैं वो पहले जमीन को खोदकर और फिर उसके बाद मतलब जमीन की गुड़ाई करते हैं, उसके बाद बीज बोते हैं। दिस इज फॉल्स। कोकून्स वर ब्रॉट फ्रॉम द संथल्स एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 times द परचेज प्राइस। जो कोकून्स थे वो संथल से खरीदे जाते थे और फिर जो व्यापारी होते थे उनके द्वारा बेचे जाते थे लगभग 5 गुना दाम पर। जितना उन्होंने खरीद ली है उससे दुगने 5 या 5 गुना ज्यादा बढ़ाकर वो दाम पे बेचते थे। दिस इज ट्रू। बिरसा urged his followers to purify themselves, give up drinking liquor and stop believing in witchcraft and sorcery. जो बिरसा थे उन्होंने अपने फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करी कि वो अपने आप को प्योर करें, अपनी जो लिकर हैबिट्स हैं उनको छोड़ दें और साथ ही साथ जो उनका एक तरह से विच क्राफ्ट में, सॉर्सरी, जादू टोने वगैरह पे जो विश्वास है उसमें विश्वास करना वो बंद करें। दिस इज ट्रू। द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। जो ब्रिटिशर्स थे वो संरक्षित करना चाहते थे जो आदिवासियों की जिंदगी है उसे। दिस इज फॉल्स। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल। जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, या आप कह सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को जो जो समस्याएं झेलनी पड़ी जब ब्रिटिश रूल था। आंसर है द लाइफ ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे ये ज्यादातर इनकी जो जिंदगी थी वो जंगलों से ही जुड़ी हुई थी। सो व्हेन द ब्रिटिश ब्रॉट द चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉज देयर लाइफ वाज बैडली अफेक्टेड। अब जब जंगल के कानून में बदलाव कर दिया गया तो ब्रिटिशर्स के द्वारा तो इनकी जिंदगी पे सबसे ज्यादा असर पड़ा। The Britishers extend their control over all forest and declared that the forest was state property. ब्रिटिशर्स ने क्या किया? सारे जंगलों पे अपना कंट्रोल ले लिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि अब फॉरेस्ट जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। Some forests were classified as reserve forest for they produce timber which the British wanted. कुछ जंगलों को उन्होंने कहा ये रिजर्व फॉरेस्ट है, ये सिर्फ क्या कहते हैं इनमें जो टिम्बर प्रोड्यूस होती है वो उनके लिए होगी क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स को जरूरत होती है उसकी। इन द फॉरेस्ट people were not allowed to move freely and practice झूम cultivation. जंगलों में इजाजत नहीं थी कि लोग आसानी से इधर उधर घूम सके या झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सके। As a result, many झूम cultivators had to move to the other areas in search of work. नतीजा क्या हुआ? जो झूम कल्टीवेटर्स थे उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ा ताकि उनको कुछ काम मिल सके। How did the powers of tribal chiefs change under colonial rule? अब जो ट्राइबल चीफ थे उनकी जो पावर्स थी वो कैसे बदली जब कॉलोनियल शासन था? चेंज इन द पावर ऑफ ट्राइबल चीफ्स अंडर कॉलोनियल रूल क्या था? बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया द ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल। जिस समय तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तब तक ये जो ट्राइबल चीफ्स थे ये बहुत खास लोग थे। दे हैड इकोनॉमिक पावर, आर्थिक तौर पे जो है काफी मजबूत थे। दे हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। उनका जो अपना क्षेत्र था उसको उनके पास अधिकार था कि उसका देख रेख करना है, कंट्रोल करना है, सारे कामकाज वो देखते थे। इन सम एरियाज दे हैड देयर ओन पॉलिसी। कुछ इलाकों में उनकी खुद की जो नीतियां हैं वो चलती थी। दे डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वो डिसाइड करते थे, वो डिसीजन लेते थे जो भी वहां के लोकल रूल्स थे, चाहे जमीन को लेकर हो चाहे फॉरेस्ट के मैनेजमेंट को लेकर। लेकिन ब्रिटिशर्स जब आ गए तब उनके जो फंक्शंस थे, उनके पावर्स थे वो पूरी तरह बदल गए। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स। अब उनको क्या कह दिया गया कि जो लैंड टाइटल्स हैं वो कुछ गांव के ऊपर ही आप जो है रख सकते हैं, या आप जो है जो बाहर जो जमीन है उनको आप गिरवी कर सकते हैं या किराए पे दे सकते हैं। दे वर डाइवर्स्टेड ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। उनको जो है उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी अब उनसे वंचित कर दिया गया।
They were forced to follow laws made by the British in India. अभी तक वो खुद के कानून को मानते थे, अब उनको ब्रिटिशर्स ने जो कानून बनाए उनको मानना पड़ रहा था. They had also to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. दूसरी चीज, आप ब्रिटिशर्स को भी आप कुछ ट्रिब्यूट दीजिए, फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है उसका जो भी चीज होता है आप उनको दीजिए लाके. साथ ही साथ आपको डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो कहते थे कि भाई ट्राइबल्स बड़े सैवेज होते हैं, वाइल्ड होते हैं. They lost the authority they had earlier enjoyed among the people. उनका जो एक स्वामित्व था, एक अथॉरिटी थी उनकी, जो पहले वो लोगों पर एक तरह से चलाते थे, वो चीज खत्म हो गई. Now they were unable to fulfill their traditional functions. और यहाँ तक कि उनकी जो एक ट्रेडिशनल फंक्शंस चले आ रहे थे उनको भी वो पूरा नहीं कर पाते थे. What accounts for the anger of the tribals against the Dikus? जो ट्राइबल्स का गुस्सा था वो डिकूज के खिलाफ क्यों था? Tribals were not happy with Dikus who were considered as outsiders by them. भाई आपको वो डिकूज इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो बाहरी लोग हैं और आप उनके आने से खुश नहीं हैं. तो ये ट्राइबल्स जो है उनको डिकूज मानते थे क्योंकि उनकी नजर में वो लोग बाहरी लोग थे जो उनकी एक तरह से प्रॉब्लम का कारण थे. ट्राइबल्स वांटेड टू बी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स एंड नॉट टू बी पीजेंट कल्टीवेटर्स. अब ट्राइबल्स जो है वो ये चाहते थे कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करें और वो एक जगह रहकर किसानी ना करें. The Dikus were settling in at tribal lands and wanted the latter to sell their lands or rent their lands at very high interest rates. अब जो बाहरी लोग आए थे जिनको डिकूज कहा जा रहा है वो उन ट्राइबल्स की जमीनों पर ही बस रहे थे और उनसे चाहते थे या तो वो अपनी जमीनें बेच दें या फिर किराए पे दे दें और किराए के लिए वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लगाते थे. दिस मेड द ट्राइबल्स अनहैप्पी. इससे जो ट्राइबल्स थे वो नाखुश हो गए. ऑल्सो द ट्राइबल चीफ्स लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अंडर द ब्रिटिश रूल. अब ट्राइबल के जो चीफ थे उनकी जो खुद की एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो भी ब्रिटिश रूल में खत्म हो गई. Later the tribals were evacuated from their lands and they had to look for other livelihood options. बाद में नतीजा क्या हुआ कि ट्राइबल्स को एक तरह से जमीन से भी उनकी बेदखल कर दिया गया और फिर उनको जो है अपनी जिंदगी के लिए जीवन चलाने के लिए कोई और काम करने का जरिया ढूंढना पड़ा. What was Birsa's vision of a golden age? Why do you think such a vision appealed to the people of the region? जो बिरसा का विजन गोल्डन एज का था वो क्या था और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो जो विजन था वो वहां के लोगों को प्रभावित करता है? बिरसा's विजन ऑफ गोल्डन एज वाज टू हैव देयर लैंड फ्री ऑफ डिकूज. जो बिरसा का विजन था कि एक गोल्डन एज होगी जो है वो तभी होगी जब उनकी जो जमीनें हैं वो इन डिकूज से आजाद हो जाएंगी. He considered that age to be of age of truth. उनकी नजर में वही एज जो होगी वो सच्चाई की एज होगी. According to Birsa, in the golden age, the tribal sardars will be able to rule among themselves and no one will be there to dictate the terms to them. जो गोल्डन एज होगी बिरसा के अनुसार सुनहरा युग कहते हैं जिसे कि जो ट्राइबल के सरदार हैं वो ही अपने आपस में रूल करेंगे और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनको बताए कि तुम्हें क्या करना है. His golden age vision was to have an age with no vices like liquor, witchcraft, sorcery and uncleanliness. उनके अनुसार क्या है, उनका जो नजरिया था, उनकी जो एक दूरदर्शिता थी, सोच थी कि उस युग में कोई भी बुराई नहीं होगी, जैसे कोई शराब नहीं पिएगा, जादू टोना नहीं होगा, साफ सफाई रहेगी, गंदगी नहीं रहेगी. He did not want any role of outsider participants like missionary, Hindu landlords, money lenders, traders and Europeans. वो बाहरी लोगों का किसी का भी दखल नहीं चाहते थे, जैसे मिशनरीज हो गए, हिंदू लैंडलॉर्ड्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए या फिर यूरोपियंस. वो किसी भी बाहर वाले को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहते थे. ये पूरी तरह से सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है. Find out from your parents, friends or teachers the name of some heroes of other tribal revolts in the 20th century. Write their story in your own words. आपको अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स या टीचर से ये जानकारी हासिल करनी है कि उन हीरोज के बारे में जो और दूसरी ट्राइबल के थे जिन्होंने रिवोल्ट किया 20th सेंचुरी में. आपको उनकी स्टोरी अपने वर्ड्स में लिखनी है. तो ये आप पूरी तरह से सेल्फ अटेम्प्ट है, अपने आप ट्राई करिए. एग्जाम्पल के लिए आप हेल्प ले सकते हैं. एग्जाम्पल में है सिंधु और कान्हू. द टू ब्रदर्स बिलोंग टू द संथाली ट्राइब. ये दोनों भाई जो है संथाली ट्राइब को बिलोंग करते थे. द ट्राइब इज मोस्टली फाउंड इन झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम. ये ट्राइब आपको झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में मिलेगी. इट इज सेड दैट दे वर द वंस हु टुक आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन द ईयर 1855. ये वो दोनों भाई थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठाए थे ईयर 1855 में. सिंधु एंड कान्हू डिसाइडेड टू फाइट द क्रूरलिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स इन बिहार. इन्होंने डिसाइड किया कि जो ब्रिटिशर्स की क्रूरता है उसके खिलाफ ये लोग लड़ाई करेंगे और ये शुरुआत करी बिहार से. दे स्टूड फॉर देयर पीपल एंड देयर ट्राइब. अपने लोगों के लिए, अपना जो ट्राइबल ग्रुप था उसके लिए ये लोग खड़े हुए.
The two brothers were joined by their friends Chand and Bhairo in the fight against the Britishers. इन दोनों भाइयों का साथ किसने दिया? उनके जो फ्रेंड थे चांद और भाईरो ने, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनके साथ लड़े। दूसरे हैं जात्रा ओरावन। He was a tribal freedom fighter from the Chota Nagpur region as the present day state of Jharkhand. ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे छोटा नागपुर रीजन से, जो आज की डेट में प्रेजेंट स्टेट है हमारा झारखंड। During his leadership, Oraon movement against the Britisher colonial rule during 1914 and 1990. उनकी लीडरशिप में ओरान मूवमेंट चलाया गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1914 से लेके 1919 तक। He fought for ओरान राज। इन्होंने ओरान राज के लिए लड़ाई लड़ी। He criticized liquor drinking and superstitious practices among Orans. जो भी शराब पीना है, जो सुपरस्टिशियस अंधविश्वास की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उसको ये पूरी आलोचना करते थे ओरान्स के जो बीच में। His religious movements gave a way to no rent payment campaign. इनका जो रिलीजियस मूवमेंट था उसने एक तरह से राह दिखाई नो रेंट पेमेंट कैंपेन। जात्रा डिक्लेयर्ड that his followers should stop plowing the field of landlords and not to work any more as coolies or laborers for non-Orans or for the government. इन्होंने जो है ये डिक्लेयर किया कि जो इनके फॉलोअर्स हैं अब वो जो है लैंडलॉर्ड्स की जो खेत हैं उन पर काम नहीं करेंगे, ना कोई कुली या लेबर का तौर पे काम करेंगे जो ओराउंस नहीं है उनके लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए। He also questioned the traditional leadership of the Fahans and Mahatos, the village headmen. इन्होंने जो है सवाल उठाए जो हमारी ट्रेडिशनल लीडरशिप चली आ रही थी पहान्स और महातोस की, वो जो गांव के सरपंच होते हैं उनके उस पे भी सवाल उठाए। The basic idea behind this movement was that the land was a gift of God and that no one had the right to interfere with the tribal's right over land. इन लोगों का क्या एक सोच थी इस मूवमेंट के पीछे कि जो जमीन है वो भगवान की देन है और किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो ट्राइबल्स का जो हक है जमीन के ऊपर उसमें दखल दे। जात्रा along with his leader and disciples were arrested in 1840. 1840 में इनको और इनके फॉलोअर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। After this release, he abandoned the leadership of the movement. जब इनको छोड़ा गया उसके बाद इन्होंने अपने मूवमेंट की लीडरशिप छोड़ दी। Later he came in contact with Gandhi and joined the non-cooperation movement against the British. बाद में ये गांधी जी के संपर्क में आए और इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। Choose any tribal group living in India today, find about their customs and way of life and how the lives has changed in the last 50 years. कोई भी ऐसा ट्राइबल ग्रुप जो इंडिया में इस वक्त रहता है, उनके क्या कस्टम्स हैं, क्या तरीके हैं लाइफ के और कैसे उनकी जिंदगी में बदलाव आया है पिछले 50 सालों में। गडीज की बात करते हैं। गडीज आर द पेस्टोरल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। गडीज जो है एक तरह से पेस्टोरल ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की। दे आर शेपर्ड्स बाय ऑक्यूपेशन। गडरिये होते हैं ये लोग। गड्डी वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। बहुत मेहनती होती हैं जो गड्डी की लेडीज होती हैं। दे कट ग्रासेस एंड कैरी देम टू डिस्टेंट प्लेसेस एंड इवन क्लाइंब माउंटेन्स टू देयर होम। पहाड़ों पे इनका घर होता है तो बहुत घास वास काट के ले जाना, बहुत दूर तक उसको उठा के ले जाना, पहाड़ों पे चढ़ाई करना, तब जाके वो अपने घर पहुंचती हैं। Gadis have their own traditional dance form. इनका खुद का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। In this form, a couple dances for a while and is later replaced by the another couple. इस डांस फॉर्म में क्या होता है, कपल जो है वो डांस करते हैं पहले कुछ देर के लिए, उसके बाद उनकी जगह दूसरे कपल ले लेते हैं। The onlookers sing and clap to encourage the dancers. और देखने वाले इनके लिए ताली बजाते हैं, गाते हैं ताकि इनको प्रोत्साहित कर सकें। Due to the conversion of pasture lands into grazing lands and tax on pastures and animals, they suffered a lot during the British rule. ये जो pasture lands थी इनको एक तरह से grazing lands में बदल दिया गया, या जो टैक्स लगा दिया गया pastures और animals से, इसकी वजह से इनको काफी सफर करना पड़ा ब्रिटिश रूल में। Their conditions did not become good till independence. और जब तक आजादी नहीं मिली तब तक इनकी जो हालात थे वो अच्छे नहीं थे। However, after the independence, Gaddis were restored with the pasture lands and grazing tax was abolished. जब आजादी मिल गई तो गड्डीज को जो उनकी pasture land थी वो वापस कर दी गई और जो टैक्स लगा हुआ था वो भी खत्म कर दिया गया। The government had begun various welfare schemes. They have been provided reservation. अब गवर्नमेंट ने इनकी भलाई के लिए कई सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं और यहाँ तक कि इनको आरक्षण भी दिया जाता है। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। Bye.